संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? देखिए, जब लागू किया गया वो तो लागू किया गया, ठीक है, उसको तो देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमें क्या बतलाता है, ये क्वेश्चन हमें क्या संदेश देता है? ये क्वेश्चन हमें यह संदेश देता है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हमें पढ़ना है, और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हमें पढ़ना है, पढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कब लागू हुए। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुए, 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुए, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुए, या 105वां संविधान संशोधन कब लागू हुए। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कब लागू हुए और साथ ही साथ जो है किस संविधान संशोधन में कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसको भी याद रखना है, और कब लागू हुए हैं इसको भी याद रखना है। तो नीचे से आप हेडिंग मारिएगा टॉपिक में, प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन, देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में, और इस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह संविधान संशोधन भले ही पारित वर्ष 1992 ईस्वी में हो गया हो, लेकिन यह संविधान संशोधन लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ है, और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ। यही कारण है कि 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। समझ गए? तो नीचे से लिखना लिए अपन प्रमुख संविधान संशोधन। हाँ, चलिए आगे है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। जब आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको चंपारण सत्याग्रह के विषय में पढ़ना होगा। तो ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं हमें यह बतलाता है कि हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन नामक चैप्टर निश्चित तौर पर पढ़ के जाना चाहिए। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन नामक चैप्टर तो हम आपको लिखा ही दिए हैं, समझ गए, तो दोबारा लिखाने की जरूरत है नहीं। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में अग्रणी नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए वापस, और महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया, और महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी ने इसलिए किया क्योंकि चंपारण के किसानों के साथ एक समस्या था, वह समस्या था तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा क्या है आगे हम आपको बताएंगे, जान लीजिए, ठीक है, और आसान भाषा में जानिए। देखिए था क्या, चंपारण के किसानों पर अंग्रेज जमींदार दबाव बनाता था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना पड़ेगा। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा गया। यह तिनकठिया प्रथा चंपारण में अस्तित्व में था। इस तिनकठिया प्रथा से चंपारण के किसान परेशान थे। इस तिनकठिया प्रथा के जरिए चंपारण के किसानों का शोषण किया जा रहा था। चंपारण के किसानों को शोषण से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने तथा तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। और जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उस दौरान महात्मा गांधी का जान बतक मियां ने बचाया। देखिए, एक अंग्रेज था, उसका नाम था इरविन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इरविन नामक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को बात करने के लिए बुलाया, और उसी क्रम में इरविन ने महात्मा गांधी को भोजन करवाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जब भोजन करने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें दूध पिलाने का प्रयास किया गया, और इरविन ने अपने खाना बनाने वाले नौकर बतक मियां को कहा कि आप दूध में जहर मिला दीजिए ताकि गांधी जी मर जाए।
लेकिन बतक मियां भारतीय थे। बतक मियां ने इरविन के आदेश के बावजूद भी दूध में जहर नहीं मिलाया, दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां ने महात्मा गांधी के जान को बचाया। और जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे चंपारण में, तो उस समय इस सत्याग्रह से अनुग्रह नारायण सिंह, इसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग महात्मा गांधी से जुड़े। अर्थात इन सभी लोगों का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। ध्यान रहे कि इस दौरान जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से नहीं जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह का जवाहरलाल नेहरू से कोई संबंध नहीं है। समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो लिखा ही दिए हैं। समझ गए? चलिए, सस्ते लूट मरुस्थल कहां है? देखिए, ये प्रश्न, अगर इस प्रश्न को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखे, तो सूक्ष्म मतलब छोटे स्तर पर देखे, तो यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि विश्व के मरुस्थल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। लेकिन वृहद आधार पर देखे तो यहां पर हम यह कह सकते हैं, विश्व के मरुस्थल से जब प्रश्न पूछे गए हैं तो विश्व के पर्वत, पठार, मैदान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व के झील, झरना, जलप्रपात से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न हमें यही बतला रहा है। तो नीचे से आप लिखिएगा, विश्व के पर्वत, पठार, विश्व के पर्वत, पठार, मरुस्थल, झील, जलप्रपात, झील, जलप्रपात इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं, इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब यहां पर जान लीजिए कि जो है दस्ते लूट मरुस्थल कहां है। दस्ते लूट मरुस्थल है ईरान में, पूर्वी ईरान में है। 52,000 वर्ग किलोमीटर में यह मरुस्थल जो है आपको फैला हुआ है। समझ गए? 52,000 वर्ग किलोमीटर में यह मरुस्थल फैला हुआ है। पूर्वी ईरान में है यह मरुस्थल। और विश्व में कई सारे मरुस्थल है, जैसे आटाकामा हो गया, कालाहारी हो गया, थार हो गया, सहारा हो गया, ये सभी मरुस्थल है। इन सभी मरुस्थलों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। समझ गए? रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। देख रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से अभी तक 4 से 5 प्रश्न आ गया है। 4 से 5 प्रश्न आ गया है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आपके परीक्षा के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हुआ क्या था, इस प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को समझा रहे हैं, समझिएगा आप। हुआ क्या था? हुआ यह था, वर्ष 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुए। वर्ष 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुए, उस विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया। भारत को लग रहा था कि अगर हम ब्रिटेन का साथ देंगे तो आने वाले दिनों में ब्रिटेन की सरकार हमें कुछ अधिकार देगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर था, तो फिर भारत के क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी मांग उठाना शुरू किया, ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग करना शुरू किया। तो भारत के क्रांतिकारी राजनेता जो अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष रख रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून लाया। और इस कानून में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। मतलब अगर किसी क्रांतिकारी को लेकर ब्रिटिश सरकार को यह अंदेशा होता, यह शक होता कि फलना क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम करने जा रहा है, किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है, तो उस शक मात्र के आधार पर उस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करके बंद कमरा में
मुकदमा चलाया जाता था और कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। अधिक से अधिक कितना भी सजा दिया जा सकता था, लेकिन कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। तो यह जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता था, ना वह अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था, ना वकील रख सकता था। तो इस रॉलेट एक्ट कानून को लेकर मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि इस एक्ट में से अपील, दलील, वकील के प्रावधान का अंत कर दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने यह बात कहा है। और ध्यान रहे, इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया है। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? देखिए, बोले थे ना बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, मतलब इतिहास पढ़ना है। इतिहास में बिहार की घटनाओं से भी संबंधित चीजों को जानना है। अब सिकंदर लोदी सिर्फ पढ़ लिए वहां मात्र से नहीं हो जाएगा, बल्कि सिकंदर लोदी का बिहार के साथ क्या संबंध रहा है, अकबर का बिहार के साथ क्या संबंध रहा है। कुछ शासक हैं जिन्होंने बिहार का अभियान किया है, जैसे आपको अकबर ने बिहार का अभियान किया है, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार का अभियान किया है। तो इन लोगों ने बिहार का अभियान कब किया है? मतलब बिहार के इतिहास को पढ़ना है। बिहार का इतिहास पढ़ना जरूरी है। भारतीय शासकों में किस शासक ने बिहार का अभियान किया? तो बिहार का इतिहास तो लिखा दिए हैं, बिहार का इतिहास लिखा है ना सिलेबस में। बिहार का इतिहास पढ़ना है। देख रहे हैं, बिहार से ही हमको लगता है तीसरा या चौथा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? चौथा, वही तीसरा या चौथा प्रश्न है। तो देख रहे हैं 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे भी और देखिएगा तो और आपको पता चलेगा। मतलब बिहार भी पढ़ना एकदम जरूरी है। और उसमें भी अधिकतर प्रश्न आप गौर किए होंगे बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न है। बिहार के भूगोल और बिहार के राज्य व्यवस्था से न के बराबर प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। प्रश्न अगर देखने को मिलते हैं तो बिहार के इतिहास से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। समझ गए? तो जो सिकंदर लोदी है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, भारतीय इतिहास में एक हम लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। उसी में आपको सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517, 1489 से 1517 सिकंदर लोदी का शासनकाल है। और सिकंदर लोदी अपने इस शासनकाल के बीच में ही वर्ष 1504 ईस्वी में बिहार का अभियान किया। वर्ष 1504 ईस्वी में बिहार का अभियान किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1504। तो यहां पर तो कुछ लिखना नहीं है, बिहार का इतिहास तो हम लिखवा ही दिए हैं, बिहार का इतिहास पढ़ना है। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, ये जो टॉपिक है ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित टॉपिक है। तो देख रहे हैं कि 5वां या 6ठा प्रश्न होगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई मानी जाती है। 1857 के विद्रोह से लेकर देश आजाद होने तक अर्थात 1947 तक जो तमाम घटनाएं घटित हुई है, वो सभी प्रकार की घटनाएं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। तो 1857 से 1947 की घटनाएं जो है आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो हम आपको पहले लिखा ही चुके हैं। समझ गए? तो देखिए, 1857 के विद्रोह से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कहां से नेतृत्व किसने किया। तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज्यादा गौर इस बात पर करेंगे, ज्यादा याद रखने का प्रयास इस बात को करेंगे कि 1857 के विद्रोह में कहां से किसने नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में कहां से किसने नेतृत्व किया। क्लियर है ये बात? तो 1857 के विद्रोह का अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया था। जैसे बिहार के पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली ने नेतृत्व किया। बिहार के आरा के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। फिर जो है आपको कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, बनारस से लियाकत अली ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, राजस्थान के कोटा से हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने, असम से मनीराम दत्त ने, ओडिशा से सुरेंद्र साई ने, हिमाचल प्रदेश से राजा महेंद्र प्रताप ने। तो अलग अलग क्षेत्रों से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो पहले लिखा चुके हैं, यहां पर लिखाने का जरूरत है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीर अली। पीर अली।
इस ऑप्शन में कुंवर सिंह के विषय में बता दिए हैं, लेकिन मंगल पांडे के विषय में नहीं बताए हैं। देखिए, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन ये बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बड़ी स्वाभिमानी थे। इन्हें पता चला कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता है उसके ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। फिर ये खोजबीन करने लगे तो पता चला बात सत्य है, तो इन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया तो इन पर दबाव बनाया गया कि नहीं, आप एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाइए। दबाव में आकर इन्होंने अपने से बड़े सेनाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इन्होंने 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और 1857 के क्रांति के एक ऐसे नेता मंगल पांडे हुए जो 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 की क्रांति शुरू हुआ है 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और ये शहीद हुए हैं 8 अप्रैल 1857 को। अर्थात 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद होने वाले 1857 के क्रांति के नेता है मंगल पांडे। बात समझ में आया हीरो साहब? आगे, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। हम आपको कल के सेशन में एक बात बोले थे कि बिहार दरोगा परीक्षा और बिहार एसएससी परीक्षा दोनों में अंतर है और दोनों में कुछ समानता भी है सिलेबस में। देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा में विश्व के भूगोल से प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, 1 से 2। यहां पर देखिए, विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमको लगता है ये दूसरा प्रश्न है। एक दस्ते लूट वाला है और एक ये है। तो विश्व के भूगोल से प्रश्न बिहार एसएससी पूछते हैं, वही बिहार दरोगा नहीं पूछता है। ये अंतर है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा परीक्षा में। देख रहे, ये छोटा छोटा बारीक बात सब है और इसी सब चीज को समझना है। और मतलब अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो आपको विश्व का भूगोल भी करके जाना होगा। अगर आपने बिहार दरोगा का फॉर्म भरा है, आप विश्व का भूगोल नहीं भी करके जाते हैं तो आपको बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप विश्व का भूगोल बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं करके जाते हैं, तो 4-5 प्रश्न आपसे स्किप हो सकता है, आपसे छूट सकता है। समझ गए? तो ये है। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान हमें पढ़ने हैं। तो नीचे से आप लिखिएगा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखिए, घास का मैदान जो है 2 प्रकार का होता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय। जब पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। तो इसमें जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं लानोस। और लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद पंपास है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। सबाना है, अफ्रीका के घास के मैदान को सबाना कहते हैं। वेल्ड है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। इसमें देखिएगा, जो आपको लानोस है, लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सबाना है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कभी काल जो है कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आगे जब पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा कर देंगे कौन उष्णकटिबंधीय है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय है, कौन घास के मैदान का संबंध कौन देश से है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई है वर्ष 1929। यह प्रश्न भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन नामक चैप्टर से संबंधित है। अब देखिएगा, 1857 से लेकर 1947 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, इस अवधि के दौरान कई सारे संगठनों की स्थापना हुई है। इस अवधि के दौरान जो है आपको इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट फेडरेशन, मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसिडेंसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लिबरल पार्टी, अखिल भारतीय चरखा संघ,
अखिल भारतीय उदारवादी संघ, फिर आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय किसान संघ, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तमाम संगठन है, ये तमाम संगठन है।